हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस थ्योरेटिकल पोर्शन विथ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बट आज का लेक्चर आपका प्लस लेक्चर है, तो इसमें मिलेगा आपको कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स। तो अब हम शुरू करेंगे अपना पहला न्यूमेरिकल। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर इसको सोल्व करेंगे। If N2 gas bubbled through water at 293 K, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 K is 76.48 K bar. तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लें कि जब भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात की जाएगी तो उसका रिलेशन किस चीज से किया जा सकता है, उसको रिलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन से एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या करेंगे, इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को। किसके केस के लिए? जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट का है। तो हेनरीज का लॉ क्या कहता है वो देख लें, सब पढ़ा हुआ हमारा। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता था क्या होता था, पहले बोलता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाद में कांस्टेंट आता था के एच, यही था। अब देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन किसके लिए निकालना है हमें? नाइट्रोजन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, मोल फ्रैक्शन फॉर नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, पी किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, और डिवीजन किससे होगा? के एच से। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये हमारा हेनरीज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन मींस एक्स को इधर रखा, पी बाई के एच हो गया। बात अब नाइट्रोजन की हो रही है, तो मोल फ्रैक्शन भी नाइट्रोजन का होगा और पार्शियल प्रेशर भी नाइट्रोजन का ही होगा। तो हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से डेटास गिवन है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी फॉर्मूला में। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यानी नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो जाके क्वेश्चन में देखिए गिवन रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट 0.987 बार, 0.987 बार। अब इसका डिवीजन किससे होगा? केएच से। केएच दिया हुआ है, पर आपको ध्यान देना है कि केएच कौन सा टर्म में दिया हुआ है, जरा ध्यान देंगे। केएच दिया हुआ आपको किलो बार में, ध्यान रहे किलो बार। तो इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर बार है, दोनों सेम स्पेसिस रहेगी। तो 76.48 है, उसको बार में कर लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि आपका किलो वाला ये टर्म हट जाए। क्लियर है? ये चीज बहुत ध्यान देने की है, क्योंकि हमने यहाँ बार लिया है, तो नीचे भी बार के फॉर्म में लेंगे। किलो हटाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई डाल देंगे, दोनों बार बार हो जाएंगे। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज नथिंग बट, जब आप इसको सब सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। किसका? नाइट्रोजन गैस का। जब हमें मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट का एक ही है, हाउ मेनी मिलीमोल्स, और निकालना किसके लिए? पार्शियल बाय गिवन दैट हेनरीज लॉ। चलिए तो यहाँ पे अगर एक तरफ नाइट्रोजन है तो दूसरी तरफ क्या है? वाटर है। तो वाटर के हमें मोल्स निकालते हैं, देखते हैं वाटर का क्या होगा। तो वाटर के लिए जरा एक इधर लूप बना दूं आपको। वाटर कितना है जाके देख लेंगे आप। वाटर कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर में मिलीलीटर कितना होगा? 1000।
और वाटर का H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल। अब 1000 ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने 1000। अब क्वेश्चन है कि जब 1000 लिया और गिवन था 1 लीटर, तो हमने लीटर को 1 लीटर ही क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि यहाँ पे ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल है, 18 किलोग्राम नहीं है। तो ये ग्राम है तो ये ml में ही होगा, ये 1 लीटर कहाँ जाएगा 1000 ml में। क्लियर है? सो 18 से जब 1000 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, 5 ही जाते जाएगा, तो 55.5 मोल्स आएगा। किसका? वाटर का। तो 1 लीटर वाटर में क्या है हमारा H2O का कितने मोल्स है? 55.5 मोल्स। तो एक चीज हम कह सकते हैं, थोड़ा जगह बना लेंगे हम क्योंकि जगह की कमी है, तो यहां से थोड़ा जगह बना लेंगे। ये काम आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, ठीक है। इस चीज को मैं ऊपर नोट कर देता हूं ताकि रब करने में आसानी हो। तो क्या आया हमारा X2 आया हुआ, कलर बदल दूं, X2 आया हुआ किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। कितना आया हुआ? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। नाउ आई कैन रब दिस आल्सो ताकि हमें अच्छी जगह मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो वाटर के मोल्स हमने निकाल लिए हैं, X2 मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। वाटर के मोल्स कितने हैं? 55.5। मैं रिपीट करता हूं कि मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल है, और सिंस यहाँ पे ग्राम का टर्म है तो यहाँ भी लीटर नहीं मिलीलीटर होगा। तो लीटर में 1 लीटर गया हुआ, गिवन था वाटर का 1000 बना दिया, 18 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। क्लियर है? तो 55.55 मोल्स आ गए। अब सिर्फ दो ही चीज है बाइनरी सॉल्यूशन में। कौन कौन सी चीज है हमारी? नाइट्रोजन और वाटर। तो नाइट्रोजन के बारे में, सॉरी वाटर के बारे में हम कंफर्म हो गए कि 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल्स ऑफ इट। इतना तो क्लियर हो गया कि 1 लीटर वाटर में कितने हैं? 55.5 मोल हैं। अब जब 1 लीटर वाटर में हमने इसकी मोल्स निकाल दी, तो ये मोल्स किसका हुआ? वाटर का। एक चीज का और मोल चाहिए हमें, किसको? नाइट्रोजन का। तो हम एज्यूम कर लेंगे इफ अगर इसका 55.5 है तो नंबर ऑफ मोल्स की बात है तो n एज्यूम करना बहुत अच्छा रहेगा। तो n क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्योंकि टर्म क्या डिस्कस हो रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हमने वाटर के बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक वाटर और एक नाइट्रोजन। वाटर का तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, सॉरी मोल्स निकाल लिए 55.5 मोल। तो वाटर का निकल गया 55.5 मोल, और किसका निकाल लिया? नाइट्रोजन का। तो नहीं पता था तो अभी हमने एज्यूम कर लिया कि नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कहां पे? इन सॉल्यूशन। अब दोनों के मोल्स हो गए हैं। अब क्या करेंगे? बढ़ेंगे हम मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो ये जो मोल फ्रैक्शन हमने पहले से निकाला था उसको अब देखिए थ्योरेटिकली क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब आपको पता है कि एक हमारा सॉल्वेंट है और एक हमारा सॉल्यूट है। नाइट्रोजन जा रहा है और पहले से वाटर था, तो एक है सॉल्वेंट एक है सॉल्यूट। तो जब दोनों बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे और दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, तो हमने पढ़ा है, यहाँ देखिए मैं आपको रफली दिखाता हूं, यहाँ देख लीजिए। अगर XA का मोल फ्रैक्शन निकालना रहता था तो Na बाई दोनों के मोल्स, टोटल मोल्स, NB याद कीजिए। और अगर XB निकालना रहता था न्यूमरेटर में भी NB और नीचे टोटल मोल्स, दो ही टोटल में थे क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो यहाँ भी दो ही है। अब निकालना N2 का है तो पहले ऊपर कौन रहेगा? N2 के, और N2 का क्या हमने जूम किया हुआ? N। N2 का हमने N एज्यूम किया हुआ है। नीचे दोनों के, किसके? वाटर के भी और नाइट्रोजन के भी। तो N2 का तो N है और वाटर का क्या है? 55.5। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी के सामने कोई छोटी क्वांटिटी आ जाए, n देखिए क्या है? बहुत लेस है। किसके रेफरेंस में?
55.5 के रेफरेंस में n बहुत ही छोटा है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कहां पे? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा? न्यू इक्वेशन बन जाएगा x नाइट्रोजन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू n बाई 55.5। तो यहां तक बहुत क्लियर है, n बाई 55.5। अब हमें यहां से निकालना क्या है? n की वैल्यू। देखिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें और इसको हम इक्वेशन 2 ले लें और दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या n की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। 1 और 2 इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो LHS में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं इधर रख करके आपके लिए जगह बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, किसको? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों H2 ही है। LHS देखिए दोनों का मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू n बाई 55.5। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.5। और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं हम, किसके? नाइट्रोजन के। तो n का जब दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और सिंस n क्या है? मोल, तो मोल्स में ही रहेंगे। तो अब हमने ये क्या निकाल लिया? जो हमारा यहाँ इफ था, हमने एज्यूम किया हुआ था कि n है, मोल्स ऑफ N2, वो अब वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स। अब हमारे पास n आ गया है, बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए मोल्स में नहीं पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? मिली मोल्स। तो मोल्स को मिली मोल्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? इसे आंसर्स को बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोल्स क्या बन जाएंगे? मिली मोल्स। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 टू द पावर माइनस 4 पहले से है, यहां से 3 एडजस्टमेंट होगा और एक इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ वो इधर जाएगा। तो आप ध्यान से देखें क्या आ जाएगा? 0.716 और यही हमारा मिलीमोल्स। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार ब्रीफ रिव्यू कर दूं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किसका है? रिलेटेड टू हेनरीज लॉ। जब हम गैस में बात करते हैं सॉलिबिलिटी की तो मोल फ्रैक्शन से उसको रिजेंबल कर सकते हैं। हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। उससे जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया था तो KH वाला फॉर्मूला आया था, उससे हमने X2 निकाल लिया था 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बाद में हमने हाइड्रोजन वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए देखा था कि 1 लीटर वाटर है तो उसके मोल्स कैसे हैं। तो मैंने बोला था कि जब यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर मास में वाटर का 18, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 1000 ले लेंगे, 1 लीटर को डिवाइड कर दिया था, 55.5 मोल्स आ गए थे। एक का मोल आ गया था किसका? वाटर का। नाइट्रोजन का मोल्स आना बाकी था, हमने जूम कर लिया था n। अब मोल फ्रैक्शन दूसरे का निकाले तो दूसरे का जो मोल्स है ऊपर डिवाइडेड बाय ओवरऑल मोल्स। डिनोमिनेटर में जो छोटी क्वांटिटी होती है 55.5 से बहुत छोटी थी n, तो डिनोमिनेटर से इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से कंपेयर कर दिया, दोनों को इक्वेट किया क्योंकि दोनों का LHS सेम है। तो देखिए 1.29 वैल्यू डाल दिया, n की वैल्यू आ गई आफ्टर कैलकुलेशन 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स, but they are asking in millimoles, so just multiply with 1000, you will get 0.716 millimoles। तो ये प्रॉब्लम आपका अच्छे से आप समझ गए होंगे। मैं इसको रब करूंगा और चलेंगे सेकंड प्रॉब्लम पे। चलिए तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड वन पे। एक बार मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CH_CL3 एंड डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2 at 298 K are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively।
First one, calculate the VP of the solution prepared by mixing of 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 K, and second one, mole fraction of each component in vapor phase. तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब हम देखते जाएंगे कि क्या हमारा स्टेप है और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या गिवन है, आपके पास दो कंपोनेंट है, एक CHCl3 है और एक CH2Cl2 है, ठीक है। तो दोनों का हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का फार्मूला दिया हुआ तो मोलर मास को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वही काम कर लें। सबसे पहले किसका निकाल लेंगे, सबसे पहले CHCl3 का, और सिमिलर फैशन में उसका भी निकाल लेंगे। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 और 3 टाइम्स है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि मोलर मास है। इन द सिमिलर फैशन किसके लिए निकालेंगे, CH2Cl2। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2 है, और क्लोरीन भी यहाँ 2 ही मोल है, तो 35.5 इंटू 2। क्लियर है। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि मोलर मास है। अब जब मोलर मास हमने निकाल लिया तो हम मोल्स भी इनके निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो इनके मोल्स कैसे निकलेंगे, देखिए मोल्स, एक बार इसका 1/1 मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले किसके मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ CHCl3। अब हमें पता है किसी भी चीज का मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला एक ही है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है उसका, जाके देखिए 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3। तो वेट का तो टेंशन खत्म हो गया, 25.5 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया है CHCl3 का, देखिए 119.5 ग्राम पर मोल यहां से, ठीक है। वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है, दोनों का यूज करके वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमने मोल्स ऑफ क्या निकाल लिया, मोल्स ऑफ CHCl3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.213 ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल बच जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, मोल्स ऑफ CHCl3। सिमिलर फैशन में हम किसका निकाल लेंगे, सिमिलर फैशन में हम निकाल लेंगे CH2Cl2 का। तो लिख लीजिए मोल्स ऑफ CH2Cl2। तो इसके भी वेट, इनका वेट कितना गिवन है, आप जाके देखें, गिवन होगा इतना इतना इतना, वेट इसका गिवन होगा, देखिए कहीं ना कहीं, देखिए, ठीक है। इनका फर्स्ट वन का था 25.5, इनका 40, तो 40 ग्राम वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका 85 ग्राम पर मोल। सिमिलर फैशन में इसका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अब CH2Cl2 का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आएगा, 0.47। पॉइंट थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, पॉइंट आपको दिखता नहीं है वीडियो में, ये पॉइंट है, डेसिमल, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। डेसिमल जहां जहां रहेगा मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड कर दूंगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, जहां जहां मुझे दिखा मैंने कर दिया, बाकी थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या निकला, मोल्स ऑफ CH2Cl2। अब दोनों के मोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन है, एक का मोल आ गया, दूसरे का मोल आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने कितने, 0.213 प्लस 0.47। जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.683 मोल। तो टोटल मोल्स है ये, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको भी हम ब्रैकेट में डाल लेंगे, इसका भी आगे यूटिलाइजेशन है।
अब हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखें, N1 आ गया, N2 आ गया, N1 प्लस N2 आ गया। जब भी हमें N1 N2 N1 प्लस N2 आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। देखिए तो अब एक एक करके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3, तो इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो इसका ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.213 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 0.683। ये पॉइंट है, मैं आपके लिए बार बार इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। तो CHCl3 का मोल्स निकल गया कैसे, सॉरी मोल फ्रैक्शन, CH3 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो आंसर कितना आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0.312। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो इसको इस बॉक्स में डाल लीजिए। सिमिलर फैशन में यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। तो जब CH2Cl2 की बात होगी तो इसके मोल्स ऊपर आएंगे 0.47 और डिवाइडेड बाय टोटल तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो जब इसके मोल्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.688। तो ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। इसको भी बॉक्स में डाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन दोनों का सम करने से 1 आता है, क्योंकि दो ही है, बाइनरी मिक्सचर है तो 1 आएगा। तो अगर हम फर्स्ट वन निकाल चुके थे तो सेकंड को निकालने की जरूरत नहीं थी, 1 से सब्सट्रैक्ट करते इतना ही वैल्यू आ जाता। क्लियर है, इक्वल टू है। तो अब हमारा मोल फ्रैक्शन निकल चुका है। अब हमें देखना होगा कि ये क्वेश्चन किस पे है। तो ये क्वेश्चन आपका रॉल्स पे, प्रीवियस क्वेश्चन था आपका हेनरीज पे, ये क्वेश्चन आपके रॉल्स पे। तो अब क्या करेंगे कि रॉल्स का फार्मूला मैं थोड़ा सा रब करूंगा और देखिए मैं इन दोनों को रॉल्स के फार्मूला पे डाल दूंगा। तो पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मुझे इन दोनों टर्म्स की भी जरूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ रखूंगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। फर्स्ट वन को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था हमें, आपको याद होगा टोटल प्रेशर के टर्म में, टोटल प्रेशर के लिए कि P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हमने पहले सब डिस्कस किया हुआ है, इसका सारा ग्राफिकल अप्रोच सब कुछ इसका देखा हुआ है हमारा। तो अब हमें सारे डेटा गिवन है, हम इसका बस यूटिलाइज कर लेंगे। तो जाके देखिए P1 नॉट कितना गिवन है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा P1 नॉट। देखिए कितना कलर बदल दो जरा, P1 नॉट 200 mm और ये 415 mm। तो 200 mm तो ये हो गया आपका, और ये 415 माइनस 200 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 हमने निकाल लिया था, आप जाके देखेंगे बोर्ड रब करने के पहले तो हमने वहां क्लियर लिखा था 0.688। उसको मल्टीप्लायर कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन हमने दोनों का निकाला था। तो सारा डेटा गिवन था आपका, P1 नॉट 200, P2 नॉट 415 माइनस 200 एंड X2 का मल्टीप्लायर जो X2 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 0.688। जब इन सब को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन PT कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट 347.9। फिर पॉइंट में आपके लिए बड़ा कर दूं, यहां से हमने क्या निकाल लिया, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारा काम हो गया सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, दोनों को होगा। रॉल्ट ने हमें हेल्प किया, हमने बना लिया। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे और हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो आप बोलेंगे कि सर मोल फ्रैक्शन तो हमने जस्ट बिफोर दोनों का निकाला, यहाँ X2 भी हमने डाला, ये तो मोल फ्रैक्शन ही है सेकंड पार्ट का। तो मैं बोलूंगा कि यस ये मोल फ्रैक्शन है, बट आपको ध्यान देना है कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। तो जब मैं इसको रब करूंगा और उसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं।
तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। सेकंड टाइप के लिए फर्स्ट टाइप हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। मूव करने के पहले फर्स्ट के लास्ट में हमने क्या वैल्यू पाया था उसको नोट कर लेंगे। हमने पाया था टोटल प्रेशर आया था 347.9 mmHg। क्लियर है? 347.9 mmHg जस्ट जो रब करने के बिफोर हमारा आया था। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द कंपोनेंट। ये थोड़ा रब हो गया है, ठीक है। किस फेज में? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में निकालने के लिए सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा? तो सबसे पहले हमारा अप्रोच रहेगा कि हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे वेपर फेज में। किसके? सारे कंपोनेंट के। तो सबसे पहला काम लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। किसमें? वेपर फेज में। यही है हमारा वेपर फेज में। क्लियर है? वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने वीपी कर दिया वेपर फेज में। अब हमें रॉल्स ने एक फॉर्मूला दिया था, अगर आप याद करेंगे तो ये फॉर्मूला था पी आई इजकल टू वाई आई इजकल टू पी टोटल। पी टोटल ये हमने जब रॉल्स की थ्योरी की थी तो ये पढ़ा था पी आई इजकल टू वाई आई बाई पी टोटल। अब यहां से एक्स होता था हमारा मोल फ्रैक्शन नॉर्मल कंडीशन के लिए और वाई होता था मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर के लिए। तो वाई को अलग कर लेंगे। तो वाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आई इंटू पी टोटल। पी आई इंटू पी टोटल। अब पी टोटल तो हमें पता है कि क्या होता है। पी आई क्या होता है हमारा? पी आई होता है पार्शियल प्रेशर। पी आई क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो जब हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा तो हम आराम से वो वाई आई निकाल लेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू गेट पी आई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पी आई। एंड व्हाट इज पी आई? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब इस काम को करना है हमें। इस काम को करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा? तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि जब हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देने से हमारा काम हो जाता है। तो पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेंगे कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू इसके लिए क्या करना रहता है? टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन है तो किसी भी कंपोनेंट का पहले ले सकते हैं। क्लियर है? टोटल प्रेशर में हमें मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वन बाय वन दोनों कंपोनेंट का, कौन सा है हमारे दो कंपोनेंट है, एक CH Cl3 और एक CH2Cl2, दोनों का वन बाय वन हम क्या निकाल लेंगे? पार्शियल प्रेशर। और जब पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 द फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है? फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप जाके चेक करेंगे तो हमने निकाला हुआ था। पहले ऐसे लिख लीजिए सिंबॉलिक में, ठीक है। और सेम कहानी हम बाद में कर देंगे दूसरे वन के लिए। तो जब आप जाके चेक करेंगे इसी प्रॉब्लम में पहले रब करने के पहले हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। CaCl3 का पार्शियल फ्रैक्शन था, सॉरी मोल फ्रैक्शन था 0.312 और टोटल प्रेशर आपके सामने है, कितना है? 347। बस यही गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि ये जो टोटल प्रेशर है आपका, ये कौन सा टोटल प्रेशर है? ये टोटल प्रेशर आपका जो हमने प्रीवियस केस में निकाला था। पर यहाँ हमें कौन से टोटल प्रेशर चाहिए? हमें यहाँ जो पीटी है वो हमें चाहिए कौन सा? नेक्स्ट वन जो हमारा। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन में आपको दूर कर दूं, ये जो पीटी हम ले रहे हैं ये पीटी कौन सा रहेगा आपका? क्लियर लिख लीजिए, ये पीटी होगा आपका वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे यही तो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना है। तो ये वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? देखिए यहाँ पहले से गिवन है, ये तो हमारा टोटल है। अभी हमें कौन सा चाहिए? वेपर प्रेशर। तो हमने मोल फ्रैक्शन जब वेपर फॉर्म कर लिया, जो पिछली बार हमने निकाल लिया 0.312, तो CHCl3 के रेफरेंस में कौन सा हमारा प्रेशर दिया हुआ है? 200 mm ऑफ Hg। तो वहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 mm क्या Hg का। तो जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर आ जाएगा CHCl3 का। तो जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 62.4।
mm ऑफ Hg, क्योंकि प्रेशर है। इसको बॉक्स में डाल लीजिए। सिमिलर जो हमने इसके लिए किया CH3 के लिए, सिमिलर काम CH2Cl2 के लिए कर लेंगे। सेम फार्मूला PCH2Cl2, तो इनके भी अपने मोल फ्रैक्शन लग जाएंगे और इनका भी मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, P टोटल से। कौन वाले, ये क्लियर रखना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वेपर प्रेशर, तो इनका भी मोल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था तो 312 है। आप चाहिए तो 1 में से माइनस कर लीजिए, और दोनों हमने निकाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं 0.688 और इनका कितना प्रेशर 415 mm ऑफ Hg। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, CH2Cl2, इसलिए PCH2Cl2। दोनों को जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 285.5 mm ऑफ Hg। इसको भी बॉक्स में डाल लीजिए। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आप देखें आपके पास ये चीजें आ गई हैं, PCH3 एंड PCH2Cl2। जब इस फार्मूला पे आप जाके देखेंगे तो आपका काम हो चुका है। PI आपने इसके लिए भी निकाल लिया है, PI आपको इसके लिए भी निकाल लिया है, क्योंकि यही PI आपका क्या था, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे ये जो P टोटल था और इस P टोटल, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा प्रीवियस केस का था और ये इसके लिए 347 के लिए, क्योंकि अब जो हमारी बात हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, वेपर फॉर्म में। क्लियर है? तो पहले जरा इसको रब कर दूं। रब करने के लिए ये दोनों डेटा का मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को मैं रख लूंगा और बीच के सेक्शन को मैं रब कर देता हूं। तो दोनों कंपोनेंट का मैंने पार्शियल प्रेशर रहने दिया, बाकी को रब कर दिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था, लिखिए वो फार्मूला, कलर बदल देता हूं जरा, नहीं तो ब्लैक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन से। YI = PI by PT या टोटल। यह फार्मूला मैंने अभी रॉल से बताया था। मैंने बोला था X नॉर्मल मोल फ्रैक्शन होता है और Y मोल फ्रैक्शन कब होता है, वेपर फेज के केस में। तो PI हमने दोनों का निकाल लिया, PT हमारा गिवन है, तो दोनों का YI निकल जाएगा आराम से। तो देखिए YI पहले किसके लिए निकाल ले, पहले CH3Cl3 का YI, तो PI कितना है उसका 62.4 mm ऑफ Hg और PT कितना है 347.9 mm Hg। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। फिर से एक बार बोल दूं, ये रॉल्स का फार्मूला से हमने डेराइव किया था। X नॉर्मल मोल फ्रैक्शन होता है, Y मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वही निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। जो नॉर्मल कंडीशन में X से रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर फेज में Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PI by PT, PI हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया है, PT भी हमने कैलकुलेट करके अपने यूज के लिए रखा है। इसके पहले वाला जो प्रेशर हो रहा था वो ये था, इसलिए कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, यही इस प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। तो जब हमने लिख लिया इनके मोल्स, इनके पार्शियल प्रेशर ऊपर और डिवाइडेड बाय PT, जब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इसका सिंप्लीफाई करने की वैल्यू कितनी आती है 0.18। फ्रैक्शन है तो कोई यूनिट तो होगा नहीं। सिमिलर प्रोसेस किसके लिए रिपीट होगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हो गया तो सेकंड कंपोनेंट के लिए। तो Y ऑफ CH2Cl2, तो इनके भी अपने PI 285.5 mm Hg डिवाइडेड बाय टोटल 347.9 थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ता है, नहीं तो कैमरा में बहुत बार आपको दिखता नहीं है। ठीक है, यहां भी बड़ा कर लीजिए। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे Y CH2Cl2, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब यहाँ 0.18 आ चुका है, तो चाहे तो हम 100 में से माइनस कर ले या सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन या नॉर्मल हो या वेपर फेज में हो, दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। तो इसको 1 से माइनस कर देंगे तो भी 0.82 आ जाएगा, नहीं तो दोनों का आप डिवाइड कर लीजिए। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन आ चुका है। ध्यान देने वाली बात है कि मोल फ्रैक्शन यहाँ Y से रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है। एक चीज और ध्यान देंगे आप, जो मैं इसको कंक्लूड करूंगा, कि जब हमने CH3Cl3 लिया था तो इसका प्रेशर कितना गिवन था, P0 200 mm Hg।
और इसका प्रेशर कितना था 415 mmHg। तो बहुत ध्यान से देखिए कि 415 mm में और 200 mm में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन होगा, तो मोर वोलेटाइल तो यही होगा, और जो जितना ज्यादा मोर वोलेटाइल हुआ उसके उतने ज्यादा वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शंस आए। तो बहुत क्लियर है कि वोलेटिलिटी ज्यादा तो इसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा। तो ये बहुत ही खूबसूरत रिलेशन है, अगर आपको समझ में आए तो मजा आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, इसमें कोई डाउट नहीं रहे। एक ही डाउट था जो मैंने क्लियर किया था कि किस फेज में लेना है। जब नॉर्मल फेज की बात होगी तो ये वाले बात चल रहे हैं, वेपर फेज में जब टोटल की बात होगी तब 347 आएगा। इनका अपना प्रेशर पहले से गिवन है 200 एंड 415 और बाद में हमने यहाँ यूज करने के लिए निकाला हुआ 347। बस यही खासियत था। तो हम इसको रब करते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया अब तक हेनरीज पे, फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड कर लिया हमने रॉड्स पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे। चलिए तो मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिएगा हम कितनी आसानी से इसको बना लेंगे क्योंकि हमने इसको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो पहले मैं आपके लिए एक बार रीडिंग डाल दूं क्वेश्चन की, ताकि आपको अगर हैंड राइटिंग के कारण कुछ पढ़ने में दिक्कत ना हो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm of Hg, full stop. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. What is the molar weight of the solid substance? क्वेश्चन है वो आपका आईआईटी में। अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे और देखते जाएंगे क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें करना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि प्योर बेंजीन में जाके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाके डिजॉल्व हो रहे हैं। तो किसका क्वेश्चन है, आपको पता हो गया होगा, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप याद करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 से। और मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 को और क्या लिख सकते हैं, 2 का लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। तो ये चीज मैंने कर लिया। अब N1 और N2 के बारे में जो जो गिवन हमारे पास डेटा है उसके बेस पे हम उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 हमारा क्या है, 1 देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे। प्योर बेंजीन, सॉरी प्योर बेंजीन। तो प्योर बेंजीन का गिवन डेटा क्या क्या आप देखें ध्यान से। तो बेंजीन होता क्या पहले, तो C6H6, सॉरी C6H6, कार्बन का 12 इंटू 6 72 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 6। तो कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। और क्या गिवन है इसका, W1 गिवन होगा, ये हो गया हमारा M1। W1 जाके ढूंढ लीजिए, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जाके देखिए, देखिए मिल गया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बात बेंजीन की चल रही है तो W1 कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा जगह कम है, पीछे लिख लीजिए। W1 is nothing but 39 gram. So since you know that W1 is 39 gram and you know the M1 is 78 gram, so you can easily calculate N1, that is nothing but weight divided by molecular weight. वेट है 39 और मोलिकुलर वेट है 78। ये ग्राम में है, ग्राम पर मोल में है। ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, N1 बच जाएगा, तो N1 आ जाएगा आपका 0.5 मोल। बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ भी हमने खास नहीं किया है, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्वेंट है प्योर बेंजीन, सॉल्वेंट को 1 लेते हैं, इसलिए बेंजीन का वेट W1 39 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हम इजीली निकाल सकते हैं बेंजीन का C6H6 78 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ गया 0.5 मोल। अब जब N1 आ गया तो हम N2 भी तो सेम वे में निकाल सकते हैं, तो N2 भी निकाल सकते हैं। और N2 क्या है हमारा, जो हमने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया, 1 लेते हैं सॉल्वेंट के लिए और 2 लेते हैं हम सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट का वेट कितना गिवन है, इसके लिए भी तो वही फॉर्मूला होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बस ये 1 1 था, 2 2। वेट कितना गिवन है जाके देख लें, 2.175। और मॉलिक्यूलर वेट हमें वही तो निकालना है। देखिए
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो पता नहीं है, सिंस सेकंड का है इसलिए 2 रहता है, तो हम इसको m2 ले लेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2.175 बाई m2। कुछ भी यहाँ भी हमने खास नहीं किया, जो काम यहाँ किया था N1 के लिए, सॉल्वेंट के लिए, वही सॉल्यूट के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्यूट। बट सॉल्यूट क्या हमें पता नहीं है, बट उसका वेट गिवन है तो हमने m2 एज्यूम कर लिया। अब N1 और N2 दोनों पता है, हम यहाँ सब कुछ गिवन है, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए क्या आते जाएगा जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो P1 नॉट प्योर फॉर्म में प्रेशर, आपको पता है कि प्योर फॉर्म का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, जाके ढूंढिए, गिवन होगा, देखिए 640 mm ऑफ Hg, और जब हमने उसमें इंप्यूरिटी डाली तब घट के 600 हो गया। तो P1 नॉट भी है, P1 भी है, तो 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 640, ये वैल्यू हमने कहां से डाल दी, यहां से डाल दी। अब हमारा N2 क्या हमारा, ध्यान से देखेंगे, 2.175 डिवाइडेड बाई m2। अब N1 प्लस N2, तो N1 क्या है, N1 देखिए गिवन है 0.5, और N2 क्या है, फिर यही N2 2.175 डिवाइडेड बाई m2। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बीच में एक लाइन डाल देता हूं। तो यहां से हमने N1 निकाल लिया है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहां से N2 निकाल लिया है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। M2 ही तो पता करना है हमें। रिलेटिव लेवलिंग और वेपर प्रेशर में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, हमने कन्वर्ट कर दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सबकी वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट किया, N2 यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया 2.175 बाय m2। N1 क्या गिवन है, 0.5। जब सबको सॉल्व कर देंगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल तो बचा हुआ हमारे पास, m2, एक ही वेरिएबल है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मैं तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, तो 65.25, और मॉलिक्यूलर वेट है तो ग्राम पर मोल ही रहेगा। तो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा मैं इसको बॉक्स में डाल दूं फाइनल सॉल्यूशन को, तो जाके देखे क्या निकलना था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज नथिंग बट 65.25 ग्राम पर मोल। तो ये आईटी का क्वेश्चन था, पर हमने कितनी आसानी से बना लिया। तो हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पहले एक बार इसको रीड कर देता हूं। इफ 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 154 is dissolved into 50 gram of benzene, what will be the BP of resulting solution under atmospheric pressure? Kb for benzene is given 2.61 degree C per mole, and BP of pure benzene is also given 80.1 degree C। अब इसको देखेंगे, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें और खुद समझने की थोड़ी कोशिश करें और देखें कि क्या क्या डेटा गिवन है। हमने बार बार बोला है कि जब बाइनरी सॉल्यूशन होगी तो 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सॉल्यूट। तो पहले हम सॉल्यूट का देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉल्यूट का W2 देखिए कितना दिया हुआ है, जो जाके हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, देखिए 30 ग्राम सॉल्यूट का। अब जब सॉल्यूट का 30 ग्राम दिया हुआ तो सॉल्यूट का मोलर मास भी गिवन होगा, देखिए गिवन है कितना 154, आपको यहाँ गिवन है, यूनिट नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। सिंस वो मोलर मास है तो ग्राम पर मोल ही होगा। इन द सिमिलर फैशन जब सॉल्यूट का कर लिया तो सॉल्वेंट का भी कर लेंगे दोनों। सॉल्वेंट क्या है जाके देखें, बेंजीन, कितना ग्राम गिवन है 250 ग्राम, तो नो डाउट क्या हो जाएगा 250 ग्राम। और बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन होता क्या है C6H6, 12 into 6 72, 1 into 6 6 78, और मोलर मास है तो ग्राम पर मोल, ग्राम पर। दोनों का गिवन डेटा हमने ले लिया है। और क्या गिवन है आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो काम हो गया, हमने 72 कॉपी कर दिया, थोड़ा जगह बनाने के लिए यहीं पे लिख लेंगे। एक और डेटा आपको गिवन है केबी फॉर वाटर, तो केबी यहाँ लिख लें, कितना है 2.61 डिग्री सी पर मोलल। और कुछ गिवन है, गिवन है बीपी ऑफ प्योर बेंजीन भी गिवन है, बीपी ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है कितना 80.1 डिग्री सी। जो जो गिवन डेटा है मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब हमें पता है कि हमें करना क्या है। तो बीपी का क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एलिवेशन ऑफ बीपी पढ़ा हुआ है।
हमने बीपी जब पढ़ा था तो एक फार्मूला ये पढ़ा था हमने, डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू एम, वेयर एम इज इक्वल टू क्या था, मोलालिटी। क्लियर है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था जब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। तो जब मोलालिटी के टर्म में इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई केबी। इसी को जब मोलालिटी के फॉर्म में, एम क्या है हमारा, मोलालिटी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई केबी। क्लियर है। अब डेल्टा टीबी क्या गिवन है, क्या डेल्टा टीबी हमारा गिवन नहीं है, तो उसी फॉर्म में रह जाएगा डेल्टा टीबी, और केवी हमारा गिवन है 2.61 डिग्री सी पर मोलल, और ये क्या होगा हमारा, मोलालिटी। इस इक्वेशन को हम क्लब ब्रैकेट में डाल के फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े हैं तो एक ही इक्वेशन है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम, एम इक्वल टू मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होगा, टीबी बाई केबी। टीबी गिवन नहीं है, केबी गिवन है 2.61 डिग्री सी पर मोलर। एक इक्वेशन आ गया। मोलालिटी निकालने का हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। देखिए, एक रास्ते से तो ऐसे हमने निकाल लिया मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला जब आप जाके देखेंगे, हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाया था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किसे करते थे, मास ऑफ सॉल्वेंट से। बट स्पेशल केयर क्या करना था कि वो होना किस चीज में चाहिए था, केजी में उनकी यूनिट होनी चाहिए थी। अब सॉल्यूट की बात हो रही है तो मैंने बोल दिया है कि सारे 1 वाले सॉल्वेंट होते हैं, तो 2 वाले सारे क्या होंगे, सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए 2 वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 30/154 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 30/154। वेरी मच क्लियर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट रिजेंबल्स 2 से होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट W2/M2 30/154 हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ, आप जाएं और देख लें 250 ग्राम, तो डाल लीजिए डिवीजन में 250 ग्राम। बट हमें कन्वर्ट किस चीज में करना है, इसको केजी में कन्वर्ट हो गया। यहां से भी आ गया हमारा क्या, मोलालिटी ही आया। इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे और इसको कर देंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखें तो हम दोनों इक्वेशन को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में LHS सेम है। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का LHS सेम है। तो दोनों के RHS को ऐसे लिख देंगे, RHS of this one delta TB divided by 2.61 degree C per molal equal to RHS of second equation 30/154, 1000 divided by 250। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपको गिवन है, सिर्फ एक चीज आपको निकालना है, वो क्या है, डेल्टा टीबी। तो क्या ये इतना टफ है इसको कैलकुलेट कर लेना, लेफ्ट राइट कीजिए, डिवाइड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा टीबी आपको आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी, डेल्टा मींस चेंज। अब चेंज जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रीवियस क्या है। देखिए दिया हुआ प्रीवियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है कितना, 80। पहले से हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट कितना, 80 पॉइंट, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, 80.1 डिग्री सी। यहां से देखिए, और हमें पता है जब हमने RLBP पढ़ा था तो इलिवेशन ऑफ बीपी होता था। बीपी में क्या होता था, याद कीजिए, इलिवेशन, तो ये जाकर उसमें क्या हो जाएगा, उसको बढ़ा देगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो +2 डिग्री सी। तो 80.1 एंड 2 कितना हो जाएगा, 82.1 डिग्री सी, यही हो जाएगा। तो किस चीज का क्वेश्चन था, इलिवेशन ऑफ बीपी, क्योंकि पुराना बीपी 80 था, चेंज हो गया 2, बीपी बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने से, तो बढ़ जाता है। तो प्रीवियस वन इज द 80.1 एंड द नेक्स्ट वन इज द 2 डिग्री डिफरेंस, एंड इफ यू ऐड दिस वी विल गेट 82.1 डिग्री सी व्हिच इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन कहां से था, तो सेकंड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज इलिवेशन ऑफ बीपी। तो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं इसको रब कर दूंगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज ए बीपी ऑफ 100.18 डिग्री सी, कैलकुलेट द एफपी ऑफ द सेम सॉल्यूशन, के ऑफ वाटर इज गिवन 1.86 एंड केवी ऑफ वाटर इज गिवन 0.512। तो सब कुछ दिया हुआ आपको,
बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, एफपी मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए कितना मजेदार सवाल है और कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। अब केएफ और केबी की कहानी चल रही है, तो केएफ और केबी यानी केएफ का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और केबी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। जब हम डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग की बात करते हैं तो ये केएफ इंटू एम की तरह आ जाता है, और कलर बदल दो इसके लिए। जब डेल्टा टीबी की बात करते हैं बॉइलिंग, तो यहाँ केबी इंटू एम आता है। यही तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। फ्रीजिंग के लिए ये, बॉइलिंग के लिए। देखिए दोनों का यूज करना है आपको, बॉइलिंग का भी यूज करना है और फ्रीजिंग का भी। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोनों को कैसे इंटर रिलेट करेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है मोलालिटी। तो मोलालिटी दोनों का निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो मोलालिटी इज नथिंग बट डेल्टा टी एफ बाई के एफ। मोलालिटी इज नथिंग बट डेल्टा टी एफ बाई के एफ। सिमिलरली हियर डेल्टा टी बी बाई के बी। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। जब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम आफ्टर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, दोनों का LHS इक्वल है, दोनों को RHS को भी इक्वेट कर लीजिए। डेल्टा टी एफ बाई के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई के बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, डेल्टा टी एफ। क्यों, कैलकुलेट द फ्रीजिंग डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ को इधर रहने दीजिए, डेल्टा टी एफ, बाकी लोग उधर चले जाएंगे। डेल्टा टी बी इंटू के एफ बाई के बी। क्लियर है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इंटू के एफ बाई के बी। आपके पास के एफ गिवन है, के बी गिवन है, डेल्टा टी बी अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा टी बी निकलता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का केस है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ के हुआ है हमारा वाटर का, देखिए गिवन है यहाँ, बढ़ के वाटर का हुआ है हमारा 100.1 डिग्री सी वाटर का बीपी। और जनरली डिग्री सेल्सियस में वाटर का बीपी क्या होता है, 100, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। तो डेल्टा टीबी एक्चुअली हो क्या जाएगा, 0.18 डिग्री सी, यही तो होगा। डेल्टा टीबी क्या होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंक्रीज के बाद एलिवेशन ऑफ बीपी के बाद क्या, 100.18, और नॉर्मली प्योर वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो डिफरेंस हो गया डेल्टा टीबी 0.18 डिग्री सी। अब सारी वैल्यूज गिवन है, इस फॉर्मूला में रख लेंगे हम। तो डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट डेल्टा टीबी इज 0.18 इंटू के एफ गिवन है 1.86, और केबी से डिवाइड करना वो भी गिवन है 0.512। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, सबको सोल्व करने के बाद आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा 0.654 डिग्री सी। डेल्टा टीएफ कितना आ गया आपको, 0.654 डिग्री सी। तो यहां तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब हमारा निकालना क्या है, कैलकुलेट द एफपी ऑफ द सेम सॉल्यूशन। तो एफपी ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के पहले मैं थोड़ा इसको लिखने के लिए आपके लिए जगह बना दूं, थोड़ा सा यहाँ से रफ करूंगा ताकि आपको कोई ज्यादा दे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको यहाँ थोड़ा रफ करूंगा, थोड़ी सी जगह की जरूरत है। अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है, देख लीजिए, एफपी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के पहले सॉल्वेंट ये जब प्योर वाटर था तो एफपी कितना होगा, एफपी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके जम जाता है, आपको भी पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर जम जाता है। अब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटी जो भी ऐड की, जिसके कारण हमने पढ़ा हुआ है कि एफपी का क्या होता है, डिप्रेशन होता है, घटता है। तो एफपी ऑफ अब सॉल्यूशन का, वो प्योर का था तो वो 0 से कम होगा। 0 से कितना कम होगा, तो 0 और माइनस कितना कम होगा, कितना, 0.654 डिग्री सी। तो 0 में से इसको घटा देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 0.64 डिग्री सी। यही तो आपका एफपी ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो आपका आंसर है। एफपी ऑफ द सॉल्यूशन यही है, कितना, माइनस, कलर बदल दूं, माइनस
0.654 डिग्री सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, डेल्टा एफ निकाल लिया हमने। डेल्टा एफ मतलब डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली प्योर वाटर का 0 डिग्री होता है। अब वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता था तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो 0 में से एक घट जाएगा। अब ये हो गया नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का -0.654 डिग्री सी। तो चलिए मैं इसको रब करूंगा और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। K फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच फ्रीजेज एट -0.192 डिग्री सी, assuming no change in solute, no change in the solute by raising the temperature। at what temperature the solution boils। K भी गिवन है आपका। तो देखिए क्या क्या गिवन है और क्या क्या हम कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप भी फटाफट बना सकते हैं। मोलालिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला, जब भी डेल्टा टीएफ की बात आए तो एक ही फार्मूला ही है हमारे पास, टीएफ इंटू एम। एम क्या होता है हमारा, मोलालिटी। तो जब मोलालिटी की बात आ जाए तो डेल्टा टीएफ बाई के एफ, ये तो आपको क्लियर है। और डेल्टा टीएफ और के एफ दोनों की वैल्यू गिवन है, जाके देखें। डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट की जरूरत है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे रहता है, वाटर का 0 पे रहता है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 0.192 और केएफ गिवन होगा आपका। देखिए जाके केएफ कितना रहेगा आपका, केबी फॉर वाटर की जरूरत। तो डेल्टा टीएफ हमने निकाल लिया। केएफ ऑफ वाटर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था आपको गिवन हो भी सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है, पर यहाँ गिवन है, हमें याद रखना पड़ेगा। 1.86 डिग्री सी पर मोलल, ठीक है। अब मोलालिटी निकाल रहे हैं हम, तो ये 1.92 डिवाइडेड बाय 1.86 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो जब आप सोल्व कर लेंगे मोलालिटी, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो you'll get 0.103, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है केएफ भी गिवन है और डेल्टा टीएफ भी गिवन है, क्लियर है। अब जब मोलालिटी निकाल लिए तो मोलालिटी क्या रह जाएगी, मोलालिटी मोल्स के टर्म में आता है तो मोल्स ही रहेगा मोलालिटी, ठीक है। अब सॉरी, मोलालिटी मोल्स के टर्म में क्यों आएगा, मोलालिटी 0.103 है, ठीक है। अब हमें पता है एक और फार्मूला, कौन सा फार्मूला, मोलालिटी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो डेल्टा टीवी से कर सकते हैं। डेल्टा टीएफ से हमने निकाल लिया है, डेल्टा टीवी इज नथिंग बट केबी इंटू एम। केबी हमें पता है, देखिए जाके यहाँ गिवन है 0.515 और एम कितना है हमारा 0.103। केबी हमें यहाँ गिवन है और एम यहाँ से आ गया 0.103। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको डेल्टा टीबी भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर आ जाएगा 0.0532 डिग्री सी। तो आप डिग्री सी में आपको डेल्टा टीबी आ चुका है। जब डेल्टा टीबी आ चुका है तो क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या निकालना है कि सॉल्यूशन कहां पे बॉयल होगा। तो जनरली हमें पता है कि बीपी ऑफ वाटर कितना होता है, बीपी ऑफ प्योर वाटर कितने डिग्री पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें सॉल्यूशन का निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 100 तो रहेगा डिग्री सी में और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कितना होगा, तो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ये हो जाएगा 0.0532 डिग्री सी। और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो भी वही आंसर रहेगा 100.0532 डिग्री सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100.0532 डिग्री सी। तो इसके साथ आपका आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रिव्यू कीजिए वीडियो को, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। पर मैंने आपको हर तरह के न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।